Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 7 of chapter number 13 Organisms and Populations. Previous session के अंदर हम लोगों को डिस्कशन कहाँ तक हुआ था? अप टू दी पॉपुलेशन ग्रोथ. सो पॉपुलेशन ग्रोथ के अंदर एक सेपरेट पॉइंट दिया हुआ है जिसका नाम है ग्रोथ मॉडल्स. कि भाई पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ के कोई पर्टिकुलर मॉडल्स होते हैं. तो वो दो टाइप के मॉडल्स हम लोगों को आज के सेशन के अंदर डिस्कस करना है. सो सबसे पहला क्वेश्चन वही पूछा गया है कि डज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रेडिक्टेबल पैटर्न. सो वी कैन सी दैट यस. कि भाई जब भी ग्रोथ का टाइम के अगेंस्ट में आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमें एक पर्टिकुलर टाइप का स्पेसिफिक और प्रेडिक्टेबल पैटर्न मिलता है. ओके, now we have been concerned about the unbridled human population growth. Unbridled, fast, uncontrolled populations growth जो human body का हो रहा है and problem created by it in our country and it is therefore natural for us to be curious. अब human body का इतना uncontrollable population growth हो रहा है और उसकी वजह से होने वाले प्रॉब्लम्स का सब पूरा का पूरा लिस्ट हमारे पास है. सो हमें क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है कि भाई नेचर के अंदर जितने भी डिफरेंट एनिमल के पॉपुलेशंस हैं बिहेव दी सेम वे. वो लोग भी ऐसा ही पैटर्न यूज़ करते होंगे और शो सम रिस्ट्रेंट ऑन द ग्रोथ. मतलब उनका ग्रोथ के ऊपर कोई कंट्रोल होगा कि नहीं होगा, ये एक क्वेश्चन है. सो perhaps maybe we can learn a lesson or two lesson from the nature on how to control the population growth. तो population की growth का कंट्रोल कैसे किया जाता है वो शायद हम लोगों को नेचर के पास से सीखना है. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉडल. नंबर वन जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल मॉडल. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है जियोमेट्रिक फैशन में आगे चलने वाला मॉडल. पर ये मॉडल कब काम कर सकता है? रिसोर्सेस मीन्स फूड और स्पेस मीन्स कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट की अवेलेबिलिटी इज ऑब्वियसली असेंशियल फॉर द अनइम्पेडेड ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का अगर फास्ट ग्रोथ हमें करना हो तो कंपल्सरी उनके लिए रिसोर्सेस, फूड, स्पेस, वाटर, इन सब की ज़रूरत सबसे पहले होती है. सो आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड. जब रिसोर्सेज कैसे हो? अनलिमिटेड हो, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो. सो ईच स्पीसीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स नेचुरल पोल्यूशन टू ग्रो इन नंबर. अब उनको जो चाहिए वो मैक्सिमम लेवल पे मिल रहा है, ऑप्टिमम लेवल पे मिल रहा है, तो ऑब्वियसली उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जाते हैं. एज डार्विन ऑब्जर्व वाइल डेवलपिंग हिज थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जब डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर अपनी थियरी डेवलप की थी उस टाइम पे उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हैबिटेट के अंदर के रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो तो हर एक स्पीसीज के पास एबिलिटी है कि वो अपना फुल्ली पोटेंशियल दे सकते हैं ताकि वो अपने नंबर मैक्सिमम बढ़ा सके. So the populations grow in exponential or geometric fashion. Listen, exponential और geometric का मतलब होता है फास्ट रेट के साथ पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ाना. मल्टीप्लिकेशन उनका रैपिड होगा, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन उसका फास्टली होता जाता है. सो इफ इन द पॉपुलेशन ऑफ साइज n, पॉपुलेशन की साइज अगर n है, बर्थ रेट मतलब नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ मतलब पर पर्सन कितना बर्थ है, आर रिप्रेजेंटेड एज अ बी. तो बर्थ रेट को स्मॉल बी के नाम से जाना जाता है. एंड डेथ रेट तो अगेन टोटल नंबर नहीं बट पर कैपिटा डेथ रेट इज कंसिडर्ड एज अ स्मॉल डी. सो पॉपुलेशन की साइज को कैपिटल एन, बर्थ रेट को स्मॉल बी, डेथ रेट को स्मॉल डी. सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन दी एन मतलब पॉपुलेशन की साइज के अंदर ग्रोथ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है ड्यूरिंग अ यूनिक टाइम पीरियड
मतलब टी, सो टी को हम लोग dn/dt के नाम से जान सकते हैं। सो पूरा फॉर्मूला बनेगा dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन। सो b और d को हम लोग r के नाम से अगर ले लेते हैं, सो dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल rn। क्लियर? अब यहाँ का जो स्मॉल r है, small r in this equation is called as the intrinsic rate of natural increase, intrinsic rate of natural increase, and ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर बर्थ रेट ज़्यादा है, डेथ रेट कम है, तो ऑब्वियसली बोल सकते हैं पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। पर अगर बर्थ रेट कम होगा, डेथ रेट ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वी नो दैट पॉपुलेशन का ग्रोथ कम होगा। So intrinsic rate of natural selection is a very important factor or parameter chosen for assessing impact of any biotic or abiotic factor on the population growth। तो हमें पता चलेगा कि भाई कोई भी बायोटिक या तो एबायोटिक फैक्टर्स जो है उनका पॉपुलेशन के ग्रोथ के ऊपर क्या इफेक्ट चल रहा है। सो टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यूज़। अब ये आर वैल्यूज़ का वेरिएशन अलग अलग पॉपुलेशन का अलग अलग हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, द नॉर्वे रेट आर इज द 0.015। फ्लोर बीटल, फ्लोर के ऊपर रहने वाले बीटल्स, इंसेक्ट का आर कितना है? 0.12। इवन 1981 में R value of human population in India was 0.0205। सो ये अलग अलग R की वैल्यूज आप देख सकते हो, तो उसके ऊपर से आपको पता चलेगा कि बर्थ रेट और डेथ रेट जो है अलग अलग पॉपुलेशंस का कैसा हो सकता है, अलग अलग। सो नाउ द अबोव इक्वेशन इज डिस्क्राइब द एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न ऑफ अ पॉपुलेशन। तो ऊपर का जो इक्वेशन था, कैसी ग्रोथ पैटर्न दे रहा है हमें? exponential or geometric growth pattern of a population, and resulted into the J-shaped curve when we plot n in relation to the time। मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी को टाइम के अगेंस्ट में आप ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हो, तो आपको मिलने वाला जो कर्व है वो कौन सा होगा? J शेप का होगा। सो इफ यू फैमिलियर विद द बेसिक कैलकुलस, you can derive the integral form of the exponential growth equation। तो ये इक्वेशन आपको सीधा ही याद रखना है, डिराइव नहीं करना है। सो nt इज इक्वल टू n0 e रेस टू rt। तो अलग अलग सिंबल, तो nt पॉपुलेशन की डेंसिटी एट टाइम t, n0 पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम 0, e द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिदम जिसकी वैल्यू है 2.71828। आर के लिए आप लोग वर्ड दे सकते हो इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, एंड टी है टाइम ऑफ ग्रोथ। अब आप ग्राफ के अंदर देखोगे, सो ग्राफ के अंदर आपको दिख रहा है ये वाला इक्वेशन dn/dt इज इक्वल टू rn, जो आपको कौन से शेप का दिख रहा है? जे शेप का। तो जे शेप का है, उसे आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल ऑफ पॉपुलेशन है। सो उसकी कंडीशन आपको दी है कि ए मतलब क्या? सो व्हेन रिस्पॉन्सेस आर नॉट लिमिटिंग फॉर द ग्रोथ, प्लॉट इज एक्सपोनेंशियल। अगर रिसोर्सेस लिमिटेड ना हो, चाहिए उतने मिल जाते हैं, तो फिर आप लोगों को मिलने वाला ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा और जे शेप का होगा। ओके, नाउ एनी स्पीसीज ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्सेस कंडीशन कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटीज इन अ शॉर्ट टाइम। ऑब्वियसली शॉर्ट टाइम में पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा हो सकता है अगर रिसोर्सेस की कंडीशन अनलिमिटेड हो तो। Darwin showed that how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks। मतलब अगर कोई टाइप का कंट्रोल ना हो तो स्लोली ग्रो होने वाले एलिफेंट भी फास्ट ग्रो होने लगते हैं और अपने पॉपुलेशंस को फास्टली इंक्रीज कर सकते हैं। सो द फॉलोइंग इज एन
एनेक्डोट, एक इंसिडेंट दिया हुआ है, पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुड बिल्ड अप एंड ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली। पॉपुलेशन फास्ट रेट से बढ़ता है, उसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जब उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो किया जाता है। अब आपको स्क्रीन के ऊपर चेस का पूरा एक टेबल दिख रहा है। अब वो चेस के अंदर अगर आप काउंट करो ना तो नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, 64। अब ये चेस आपको मैंने क्यों दिखाया है, तो उसके ऊपर से एक इंसिडेंट था कि भाई एक किंग और एक मिनिस्टर चेस का गेम खेलने बैठते हैं। किंग को इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि भाई ये गेम तो मैं ही जीतूंगा, और मिनिस्टर थोड़ा सा इंटेलिजेंट होता है, तो वो बोल रहा है कि भाई नहीं, ये गेम मैं ही जीतूंगा। दोनों के बीच में बैट लगती है, और वो बैट यही होती है कि अगर किंग जीत जाता है तो मिनिस्टर का एक ही बैट होता है कि भाई अगर मैं जीतता हूं तो आप लोगों को, आपको मुझे खाली व्हीट के ग्रेन देने हैं, थोड़े से। कितने व्हीट के ग्रेन देने हैं, तो आपको व्हीट के ग्रेन इसके हिसाब से देने हैं कि भाई चलो ये 64 नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर के अंदर आपको व्हीट के ग्रेन का एक सीड रखना है, दूसरे में 2 रखना है, तीसरे में 4 रखना है, चौथे में 8, 16, 32। इस तरह से आपको व्हीट के ग्रेन खाली कंटिन्यूसली डबल करते जाने, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सो कब तक वो भरते रहना है, जब तक 64 स्क्वायर फिल नहीं हो जाते तब तक। सो किंग ने वो बैट, मेनली सिंपल है इसलिए एक्सेप्ट कर लिया, और अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं किंग जो है ये गेम हार जाता है। सो उसने स्टार्ट किया कि भाई एक स्क्वायर के अंदर पहला व्हीट का ग्रेन रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पर उसको बाद में रियलाइज्ड हुआ कि उसका पूरा एंटायर किंगडम अगर ले लो तो भी वो 64 स्क्वायर को फिलअप करने के लिए शायद कैपेबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियली वो बढ़ता जाएगा। अब 32 के बाद 64 ले लो, 128 ले लो, 256 ले लो, लास्ट में आप यहाँ तक पहुँचोगे, और उसके बाद सभी का अगर आप एडिशन करोगे तो व्हीट के ग्रेन लगभग काउंट नहीं कर सकते, उतने हो जाते हैं। सो ये एग्जांपल आपको मैंने क्यों दिया है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल रेट में भी ऐसा ही होता है। नाउ एक दूसरा एग्जांपल दिया है, नाउ थिंक ऑन अ टीनी पैरामीशियम स्टार्टिंग विथ जस्ट वन इंडिविजुअल। एक छोटा सा पैरामीशियम एक इंडिविजुअल से स्टार्ट करता है थ्रू द बाइनरी फिजन, डबलिंग इन नंबर्स एवरी डे। पहले दिन में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। सो इमेजिन व्हाट अ माइंड बोगलिंग सरप्राइजिंगली पॉपुलेशन साइज इट वुड रीच इन 64 डेज। सेम टू सेम ऊपर जैसा एग्जांपल था वैसा ही आपको मेंटेन करना है, पर वहाँ पे फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड होनी चाहिए। तो इसी तरह से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 अप टू द 64 आपको जाना है, और ये होंगे नंबर ऑफ डिविजन्स। तो अप्रोक्सीमेटली 2⁻64 का आंसर कुछ ऐसा आता है कि 64 डेज के बाद 1.845 इंटू दी 10⁻19 पैरामीशियम आप लोगों को मिलेंगे। सो ये पहला ग्रोथ था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ओके, ग्रोथ नंबर 2 जिसका नाम है लॉजिस्टिक ग्रोथ, ये एक्चुअल में रियलिस्टिक ग्रोथ के नाम से कंसिडर किया जाता है। Okay, now we know that actual में no populations of any species in nature has its disposal unlimited resources to permit the exponential growth। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हमने बोला तो सही कि भाई फूड, वाटर, रिसोर्सेज, हैबिटेट सब अनलिमिटेड मिले तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, बट लगभग कोई स्पीसीज के पॉपुलेशंस को ऐसा अनलिमिटेड रिसोर्सेज मिलता नहीं है, जिसकी वजह से ज़्यादातर स्पीसीज का ग्रोथ एक्सपोनेंशियल कभी भी नहीं होता है। So this leads to competition between the individuals for limited resources। एक ही रिसोर्स है और उसको यूज करने वाले 4 लोग हैं, तो चारों लोगों के बीच में कंपटीशन होगा। अब चारों में से जो फिट होगा वो इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा एंड रिप्रोड्यूस कर पाएगा।
So government of many countries have also realized that fact and introduced a various restraint control with a view to limit human population growth. इवन गवर्नमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज ने रियलाइज किया है और ऐसे कंट्रोल रिस्ट्रेंट के लो रखे हुए हैं ताकि ह्यूमन के ग्रोथ का कुछ ना कुछ लिमिट कर सके. इन नेचर गिवन हैबिटेट हैज़ अ इनफ रिसोर्सेस. कोई भी नेचर के अंदर रिसोर्सेज का लिमिटेशंस होता है, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज वो हैबिटेट के अंदर नहीं मिल सकते टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल. जैसे समझ लो कि भाई कोई एक होटल है, वो होटल के अंदर एक दिन में मैक्सिमम 500 नंबर ऑफ पर्सन्स का फूड बन सकता है, उसके बाद के लोगों के लिए फूड बनाना पॉसिबल नहीं है. सो लेट अस कॉल दिस लिमिट ऑफ नेचर. नेचर की ये लिमिट को बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी. आपको मैंने प्रीवियस सेशन के अंदर भी बताया हुआ है. कैरिंग कैपेसिटी इज डिनोटेड एज अ के, और कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर कोई भी एक स्पीसीज के लिमिटेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को वो खाली सर्वाइव कर सकता है, उसके बाद के ऑर्गेनिजम्स को वो सर्वाइव नहीं कर सकता. सो डायग्राम के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो एक पॉइंट बताया था, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है वो है के, कैरिंग कैपेसिटी. मतलब इससे ऊपर ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज वो डॉटेड लाइन तक ही अवेलेबल है. सो नाउ अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज. अब बात आ रही है लिमिटेड रिसोर्स की. तो लिमिटेड रिसोर्स वाले हैबिटेट के अंदर पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है इट शो इनिशियली अ लैग फेज. लैग फेज का मतलब है इनिशियली ग्रोथ उसका कैसा होगा, स्लो होगा, जिसे बोला जाता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्योंकि वहाँ पे टाइम के साथ हैबिचुअल होने में थोड़ा सा समय लगेगा. ओके, लैग फेज के बाद फॉलो बाय द फेज ऑफ एक्सेलरेशन जिसका नाम है लॉग फेज. बहुत ही स्पीड से ऑर्गेनिज्म के नंबर बढ़ने लगेंगे क्योंकि अब वो एरिया के साथ वो हैबिचुअल हो चुका है. एंड लास्ट में जब रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो डी एक्सेलरेशन का स्टेज आएगा, स्टेशनरी स्टेज, मतलब धीरे धीरे कम होंगे. एंड फाइनली इट बिकम असिम्प्टोट, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. सो व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी रीच द कैरिंग कैपेसिटी, कि भाई कैरिंग कैपेसिटी तक अगर आप पहुंच जाते हो देन उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. फिर से हम लोग एक बार डायग्राम को देख लेते हैं. ओके, तो आप देख सकते हो ये पहला स्टेज जब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ा, ये दूसरा स्टेज पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ा, ये तीसरा स्टेज जब कम होने लगा, और ये चौथा स्टेज है कैरिंग कैपेसिटी तक ये लाइन आकर के एकदम स्ट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है. तो आपको शेप दिख रहा है सिग्मोइड या तो एस शेप. ओके, सो इफ प्लॉट ऑफ n इन रिलेशन टू द टाइम t रिजल्ट इन अ सिग्मोइड कर्व. तो ये ग्राफ नीचे और मैंने दिया हुआ है, ये रहा y के ऊपर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड x के ऊपर टाइम. पॉजिटिव एक्सेलरेशन फेज जिसे बोला जाता है लेग फेज. तो आपको जो पहले मैंने बताया था ये रहा लेग फेज. ओके, सेकेंड वन लेग के बाद लोगेरिथमिक फेज, मतलब इसे बोल सकते हैं लोग या तो एक्सपोनेंशियल फेज. और तीसरा है नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, स्टेशनरी फेज. एंड देन इक्विलिब्रियम, मतलब असिम्प्टोट, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी. सो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज कॉल्ड एज Verhulst-Paul logistic growth. So Verhulst-Paul logistic growth is also considered as a, ये ग्रोथ आपको कब मिलेगा, जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, या तो उसे बोला जाता है लॉजिस्टिक ग्रोथ. एंड इट इज डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग इक्वेशन. आपको सीधा ही याद रखना है, dn/dt इज इक्वल टू स्मॉल r कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय k माइनस n डिवाइडेड बाय k. सो n वहाँ पे है पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, r इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, एंड k आपको मेंशन करना है एज अ कैरिंग capacity. So since resources for the growth for most
एनिमल पॉपुलेशंस, कोई भी एनिमल के पॉपुलेशंस के लिए, उनके ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज ऑलवेज कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, मीन्स वी कैन से दैट लिमिटेड ही होते हैं, एंड इट बिकम अ लिमिटिंग सूनर और लेटर, अगर ज़्यादा है तो भी आने वाले टाइम में या तो अभी वो ऑलवेज लिमिट में ही रहते हैं। सो ये दोनों ग्रोथ कर्व में से लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज कंसिडर्ड अ मोर रियलिस्टिक, इसीलिए इसको रियलिस्टिक मॉडल के नाम से भी कंसिडर किया जाता है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द पॉपुलेशन ग्रोथ, और ये दो ग्रोथ के मॉडल्स, एक था एक्सपोनेंशियल और जियोमेट्रिक एंड सेकेंड था लॉजिस्टिक और रियलिस्टिक ग्रोथ मॉडल। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।